नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो रीट के देख रहे हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं रीट लेवल 1, यानी कि रीट लेवल 1 में जो 2011 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो हम इस क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं उनको 3 वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज जो हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन लिए हैं तो वो है देखें यहाँ पे, निम्नलिखित 4 संख्याओं को अवरोही क्रम में जमाना है। हम यहाँ पर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, साथ में उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे जो इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है। अवरोही क्रम की बात आती है तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है जैसे 1, 2, 3 ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो आरोही क्रम है। लेकिन इसका उल्टा कर रहे हैं हम, जैसे 3, 2, 1 ऐसे जा रहे हैं तो ये अवरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 4 संख्या दे रखी हैं, इन्हें अवरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर देखें हम कि जो संख्याएं लिखी हुई है उसमें देखिए कितनी संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 संख्या सभी में है। तो अगर इसमें कोई जैसे किसी में 7 होती, किसी में 6, किसी में 5 और किसी में 4 होती तो हम कह देते कि जो 7 संख्या है वो सबसे बड़ी है। लेकिन यहाँ पर सारी संख्या क्रम में देखा जाए तो सभी 7 हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे जो फर्स्ट में है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट में देखें तो सभी में क्या है, 4 है, तो यहाँ तो सब बराबर दिख रही हैं। और हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो सब में क्या है, 2 है, तो यहाँ पर भी बराबर है। और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 0 है, ये भी सब में है, तो यहाँ पर भी बराबर है। फिर आगे देखें तो आगे में भी क्या है, 3 है, यहाँ पर भी बराबर है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 है, 6 है, 7 है और 6 है। तो हम जानते हैं कि 5, 6, 7 में सबसे बड़ा जो होता है वो क्या है, 7 होता है। इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कि जब हमें अवरोही क्रम में जमाना है तो जो तीसरे क्रमांक है वो सबसे आगे होगा। तो अब हम यहाँ पर देखें, 2 ऑप्शन में जो सबसे आगे लिखा हुआ 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब जो ए ऑप्शन है और सी ऑप्शन है ये नहीं होने वाला है। तो अब हमारे पास कितने ऑप्शन बच गए, 2 ऑप्शन बच गए, बी और डी। अब हम देखें जब बी में भी तीसरा है और यहाँ पर भी तीसरा है, इसके बाद क्या आएगा, तो देखो जब ये हो गया तो अब बारी आती है ये 5, 6 और 6 में। तो यहाँ पर जब हम देखें कि 5 जो है वो सबसे छोटा हो सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब जो पहला है वो सबसे लास्ट में होगा। तो देखें हम बी ऑप्शन में पहला जो है यहाँ पर लास्ट है, यहाँ पर भी लास्ट है, अभी भी हम नहीं पकड़ सके कि हमारा आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर देखें क्या होता है कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, दोनों बराबर हैं। लेकिन हम जैसे ही आगे देखते हैं तो यहाँ पर कितना है, 7 है और यहाँ पे 5 है, यानी कि जो चौथी है, जो चौथी संख्या है वो क्या हो जाएगी, दूसरी बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा, फिर चौथा, फिर दूसरा और फिर पहला, इस तरह से हम इसको जमा देंगे। तो अब हम बात करें दूसरे सवाल की। तो दूसरे सवाल में क्या कहा गया और उसको कैसे करना है। तो दूसरे सवाल में क्या कहा है कि 1 करोड़ जो है वो किसके बराबर होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, 1 करोड़ को लिख देना है। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। ठीक है, तो जैसे ही हमने देखा है कि हमने ये लिख दिया, हमने 1 करोड़ लिख दिया। तो अब हमें पता है कि हम देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इस पूरे को हम क्या कहेंगे, लाख। ठीक है, तो लाख वाले स्थान पर है, लाख कहेंगे। और ये कितना है, 100 है, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 100 लाख। तो हमारा जो आंसर है वो कहाँ पर है, ये पहले स्थान पे जो हमारा उत्तर है वो हो जाएगा 100 लाख। ठीक है, तो इस टाइप के जो सवाल आते हैं उसमें हमें एक बार पूरी संख्या को लिख देना है और आंसर निकालना। इसी क्रम में हमने अगला क्वेश्चन लिया है। देखें इसमें क्या करना है, संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मैथमेटिक्स पर थोड़ा बहुत जोर देना ही पड़ेगा। अगर आप मैथमेटिक्स पे थोड़ा बहुत जोर देंगे तो आप सिलेक्शन से बस एक कदम ही दूर हैं। ठीक है, तो इसलिए उन लोगों का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा जो मैथमेटिक्स पे ज़्यादा जोर देंगे। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस को तो देखिए हम, संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। हमें ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है, पहले हम जो कहा है उसको करते हैं। तो 5 करोड़ लिखते हैं हम, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 5 करोड़। ठीक है, फिर इसने बोला है 9 लाख, तो 9 लाख लिख देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 9 लाख। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं 4000 की, तो वही इकाई, दहाई, सैकड़ा और 4000। फिर इसने बोला है 988, 900 तो इकाई, दहाई और 988। अब हम क्या करें, इसको पूरा एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पे 8 से 8 आ गया, इधर 8 आ गया, इधर 9, इधर 4, इधर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 है, 0 लिख दिया, और यहाँ पे 9 आ गया, और यहाँ पे 0, और ये 5। बस हमने लिख दिया है। अब हम इसको ऑप्शन से मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें 50904, 509 ये तो हो ही नहीं सकता है, 5 ये भी नहीं हो सकता है, 50904, 50904। ठीक है, और फिर क्या लिखा है 988, तो 988 यहाँ पर देखो 088 लिखा है, और यहाँ पे 988 लिखा है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से हल करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले, अगले क्वेश्चन में क्या है, एक गांव की कुल जनसंख्या दे रखी है 78,692 है। ठीक है, अब इनमें से 29,642 पुरुष हैं और 28,167 महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि जब कुल जनसंख्या दे रखी है तो इसमें हम क्या करें, पुरुष की जनसंख्या और स्त्री की जनसंख्या दोनों को जोड़ दें। तो देखो जोड़ देते हैं, 29,642 और 28,167, इनको जोड़ देते हैं तो 9, 10 हासिल बच्ची 1, 6 और 7 8, और 8 8 16 17 हासिल बच्ची 1, और ये 5। तो 57,809 हमारे कुल पुरुष और महिलाएं हैं। तो बच्चों की संख्या कितनी है, तो कुल जनसंख्या कितनी है 78,692। उसमें हम क्या करें, जो पुरुष और महिला की संख्या है उसको हम घटा देते हैं। तो उसको हम घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा, 12 में से 9 गया तो 3, 8 8 और 0 और 2, तो हमारा उत्तर आ गया 20,883। अब हम देख लें कि 20,883 कौन से ऑप्शन में है, तो ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये आंसर ए हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम अभी तक 4 क्वेश्चन सोल्व किए, बहुत ही इजी है। अगला क्वेश्चन लिया है, देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, 0 में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल व शेषफल क्या होता है, क्रमशः है इनमें से। तो यहाँ पर हम देख लें कि जब भी हम कभी भाग देते हैं, तो ये हमने बचपन में पढ़ा है, यानी 6 to 8 में ये हम पढ़ चुके हैं। तो भाज्य जिससे हम भाग दे रहे हैं उसे कहते हैं भाजक। ठीक है, फिर जो जिसमें हम भाग देंगे, जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं वो भाज्य हो जाएगा, और जो उत्तर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, भागफल, और जो घटाने पर यहाँ पर जो बचता है उससे कहते हैं शेषफल। ठीक है, मतलब जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है वो भाजक है, और जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है वो भाज्य है, और जो उत्तर आ रहा है वो भागफल, और जो शेष बच रहा है वो शेषफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या कहा है कि 0 में 60 का भाग देने पर, 0 में यानी कि 0 में 60 का भाग देने पर, तो यहाँ पर एक बात निकली है। तो बात यह है कि यदि किसी 0 में किसी भी संख्या से हम भाग दें, 0 में किसी भी संख्या से भाग दें, तो उसका उत्तर हमेशा 0 रहेगा। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका भाग अगर हम 0 में दे रहे हैं तो उसका उत्तर 0 रहेगा। तो भागफल भी हो जाएगा 0, और जो शेषफल है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक और बात निकली है। तो बात यह है कि 0 का गुणा यदि किसी संख्या से करें तो उसका भी उत्तर क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा। मतलब कितनी भी बड़ी संख्या है उसमें यदि हमने 0 का गुणा कर दिया तो उत्तर 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रम में क्या पूछा है, भाज्य। तो हमारा भाज्य कितना है, 0 है। जब भाज्य 0 है तो देखो हमारे पास 4 ऑप्शन है, A B C D। अब इसमें देखें कि भाज्य सबसे आगे भाज्य हमारा 0 है, मतलब यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 60 है, इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो नहीं होने वाले। तो बचे हुए 2 ऑप्शन हैं जिसमें भाज्य हमारा 0 है, 0 है। अब इसको हम डायरेक्ट देख लें तो हमारा भागफल भी 0 है और शेषफल भी 0 है। मतलब भाज्य 0, फिर दूसरे नंबर पे आ रहा है वो भाजक है, और तीसरे नंबर पे 0 शेष भागफल और फिर शेषफल है। इसका मतलब हमारा डायरेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को इस तरह से हल करना है। तो इसी क्रम में अगला सवाल है 6ठा, जिसमें कहा गया है कि 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान बराबर है। मतलब 25 पैसे के 15 सिक्के, मतलब 25 का गुणा 15 से करते हैं तो हमारे पास कितने पैसे आ जाएंगे कुल,
15×5 हासिल बची 7 और ये आ जाएगा 37। तो 375 पैसे। अब 375 पैसे आ गए तो हमें यहाँ पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो जब यहाँ पर 375 की बात हो रही है तो 300 + 75, इसका मतलब है कि 300 यानी कि 3 तो रुपए हैं और 75 पैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये सवाल में कहा क्या गया है कि 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान बराबर है। मतलब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इसमें कुछ मान लिखा हुआ है, लेकिन हमारा जो प्रश्न है, असली प्रश्न जो है वो यहाँ पर है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि प्रश्न में क्या है, उपयुक्त 4 में से गलत कथन है। मतलब 3 इसमें सही है और एक जो चौथा है वो क्या है, गलत है। तो हम देखें क्या है, हमें क्या लाना है, 3 रुपये और 75 पैसे का पूरा हिसाब होना चाहिए। ठीक है, क्या 375 पैसे का पूरा हिसाब होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में, 1 रुपये के 3 सिक्के, मतलब 1 रुपये के 3 सिक्के यानी कि 3 रुपये। ठीक है, 3 रुपये हो गए, प्लस 50 पैसे का एक सिक्का, 3 रुपये और कितने हो गए पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे हो गए, प्लस 25 पैसे का एक सिक्का, प्लस 25 पैसे का एक सिक्का। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 3 रुपये यानी 3 रुपये आ गए अपने पास, 50 पैसे और 25 पैसे दोनों को जोड़ दें तो कुल कितना हो जाएगा, 75 पैसे। दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या है, इसमें 1 रुपये के 2 सिक्के, तो 1 रुपये के 2 सिक्के यानी कि कुल कितने रुपए हो गए अपने पास, 2 रुपये हो गए। ठीक है, और क्या कहा इसने, 50 पैसे के 3 सिक्के, तो 50 का जब हम 3 से गुणा करते हैं, 50 × 3 तो कितना हो जाता है, 150 पैसे यानी कि 1.5 रुपया। तो 1.5 रुपये का मतलब हो गया कि इसमें 1 रुपया जुड़ जाएगा, 1 रुपया और 50 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम देखें क्या है, तो ये 50 पैसे के 3 सिक्के का हिसाब हो गया। अब बात करते हैं 25 पैसे का एक सिक्का, यानी कि और इसमें क्या जोड़ना है, 25 पैसे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 और 1 तो कितना हो गया, 3 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे कुल कितने हो गए, 75 पैसे। इसका मतलब अपना पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरे में बात करते हैं क्या है, 1 रुपये के 3 सिक्के, तो 1 रुपये के 3 सिक्के यानी 3 रुपये, प्लस 25 पैसे के 3 सिक्के, तो वापस वही 25 पैसे के 3 सिक्के यानी 25 का 3 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 25 या 75, तो यानी कि 75 पैसे, 75 पैसे। तो ये भी आ गया हमारे पास, 3 रुपये और 75 पैसे। जब 3 ऑप्शन सही है तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपने आप गलत होगा। ठीक है, तो कहाँ पर चौथा नंबर लिखा हुआ है, देखें यहाँ पर, तो डी में क्या लिखा है, चौथा। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, डी होगा। अगर देखना चाहें तो देख लें, 1 रुपये के 3 सिक्के मतलब कितने हो गए, 3 रुपये हो गए, प्लस 25 पैसे के 2 सिक्के मतलब कितने हो गए, 50 पैसे, मतलब 25 पैसे इसमें कम पड़े। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आसान सा क्वेश्चन था जो हमने किया है। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, भिन्नों 2/9, 1/3, 5/8, 3/4 का आरोही क्रम क्या है। तो आरोही क्रम के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, तो छोटे से बड़े की ओर। अब यहाँ पर देखें कि भिन्नों में कैसे पता चलेगा, तो यदि हम भिन्नों का पाठ हम जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊँगा कि जिसका हर, जैसे a/b है, तो यहाँ पर a यहाँ पर क्या कहलाएगा, अंश कहलाएगा, और ये जो b है वो क्या कहलाएगा, हर। तो अगर 2-3 भिन्न जिनका हमें कंपेयर करना है, जिनका हर समान है, तो हम अंश को देखेंगे कि अंश कौन सा बड़ा है, तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा, जिसका अंश छोटा है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखें कि अगर इनका हर समान कर दिया जाए तो हम आरोही क्रम में आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम क्या करें, इनका लघुत्तम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, लसअप ले लेते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखें, 9, 3, 8 और 4 का हमें लघुत्तम लेना है। तो यहाँ पर देखें, 2 का भाग जिस संख्या में जाता है हम पहले 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 9 में नहीं जाता है, 9 को ऐसे ही रहने दिया। 3 में भी नहीं जाता है, 3 को भी ऐसे ही रहने दिया। 8 में जाएगा कितनी बार, 4 बार। ठीक है, फिर 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है, 9 को ऐसे ही रहने दिया, 3 को ऐसे ही रहने दिया, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर 2 का भाग जा रहा है तो 9, 3, 1 और 1। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, अब किसका भाग देंगे हम, 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1, 1। फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3, 1, 1, 1। अब सभी का भाग हमें
पूरा दे दिया है। अब क्या करें, इनका आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 का गुणा जब हम 3 से करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 72। तो अब हम देख लें कि 72 हमने यहाँ पे लघुत्तम निकाल दिया है। अब हम यहाँ पर देखें 9 का भाग हम दें 72 में तो कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार भाग जाएगा। तो हम क्या करें, 8 का भाग ऊपर भी कर दें और 8 का भाग नीचे भी कर देते हैं। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 बटे 72। ठीक है, फिर अगला देखें 1/3 है, 1/3। तो 3 का भाग हम 72 में देते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 4 दिया 12, यानी कि 2 गुणा 4। ठीक है, तो अब हम क्या करें, गुणा कर देते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 24, 24 बटे 72, 4 दिया 12, 1 3 6 1 7। ठीक है, फिर अगला हम देखें 5/8। तो 5/8, अभी हमने 9 का जब भाग दिया था 72 में तो 8 बार गया था। तो 8 का जब हम भाग देंगे 72 में तो 9 बार जाएगा। ठीक है, तो 9 से गुणा किया तो 5 9 45 और यहाँ पर हो जाएगा 72। ठीक है, एक और आखिरी संख्या बच रही है 3/4। तो 3/4 में जब हम 4 का भाग 72 में देंगे तो यहाँ पर आएगा ये 18। तो 18 का गुणा ऊपर और 18 का गुणा नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 54। तो 54/72। अब हम देखें कि सभी में हमने हर को क्या है, समान कर लिया है, सभी में हर 72 है। तो हमें जमाना है आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा अंश, देखो हर तो समान हो गया, तो सबसे छोटा अंश कितना है, 16 है और वो किसका है, 2/9 का। तो सबसे आगे क्या रहेगा, 2/9। तो 2/9 एक यहाँ पर है और 2/9 एक यहाँ पर है। तो अभी तो हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ तक तो दोनों बराबर हैं, मतलब 2 ऑप्शन तो ये तो कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आगे बात करें तो क्या है, 24, जो 24 है वो 45 और 54 से क्या है, छोटा है, लेकिन 16 से बड़ा है, यानी 1/3 जो है वो इसके बाद में आएगा। तो यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है, तो अभी तक दोनों बराबर हैं। फिर अगली बात करें कि यहाँ पर 45 है और यहाँ पर 54 है। तो 54 है जो सबसे बड़ा है, यानी 3/4 जो है वो सबसे बड़ा है, तो लास्ट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लास्ट में नहीं है और यहाँ पर ये लास्ट में है। ठीक है, और 5/8 जो है वो बीच में है। इसका मतलब जो हमारा उत्तर है वो सही है, ए ऑप्शन। तो जो ए है वो सही है। तो इस प्रकार से भिन्नों वाले सवालों को हल करने के लिए हमें हर को समान करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है, 5 पेंसिलों का मूल्य 3 सही 3/4 रुपये है। तो 2 पेंसिलों का मूल्य होगा। तो अगर हम एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कर ले तो हम कितनी भी पेंसिलों का मूल्य ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए 5 पेंसिलों का मूल्य कितना है, 3 सही 3/4। ये मिश्र भिन्न है। हम पढ़ेंगे जब भिन्नों के बारे में तो हम देखते हैं ये मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न को हम पहले साधारण भिन्न बदलते हैं। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करें, 4 का गुणा 3 से किया तो कितना आ गया हमारा, 4 तिया 12। फिर जो उत्तर आया उसमें हम जो ऊपर वाली संख्या है उसको जोड़ देंगे। तो 4 तिया 12 और 12 में 3 को जोड़ा तो कितना हो गया, 15, 15/4। तो 5 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा। तो एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा, तो एक पेंसिल का मूल्य हम ज्ञात करते हुए आए हैं। तो एक पेंसिल का मूल्य हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15/4 भागित 5। ठीक है, तो देखें भाग देना है हमें, तो ये बटे में बटा है, यानी भिन्नों में भिन्न है। तो हम इसको भी क्या करते हैं, भाग देने के लिए 15/4 भाग की जगह गुणा, और जो ऊपर है यानी 5 है अंश, उसको तो बना देंगे हर, और जो हर है उसको बना देंगे अंश। या फिर हम सीधा भाग करें तो 15/4 में 1/5 को गुणा कर देंगे। तो 5 के पहाड़े से ये कट जाएगा 3 बार। तो हमारा उत्तर आ गया 3/4। लेकिन ये जो उत्तर आया है वो किसके लिए आया है, एक पेंसिल के लिए। और हमें कितने के लिए फाइंड करना है, 2 पेंसिलों का मूल्य। तो 2 पेंसिलों का मूल्य हो जाएगा 3/4 गुणा 2। तो फिर ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो हमारा उत्तर आ गया 3/2। जब हम भिन्न का पाठ पढ़ेंगे तो हम सभी प्रकार के जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम उसमें क्लियर कर देंगे। तो 3/2 रुपये, तो बी ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि 3/2 रुपये है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो सभी प्रकार के भिन्नों से रिलेटेड या हर प्रकार के आरोही क्रम अवरोही क्रम सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो के आखिरी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं।
निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो ये 4 कथन दे रखे हैं जिसमें 3 गलत हैं और 1 सही है। तो देखें यहाँ पर एक संयुक्त संख्या नहीं होती है, यहाँ पर ये कथन गलत है। 2 अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब 2 अभाज्य संख्या होती है तो इसको गलत कहा है। 1 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 है, इसका मतलब 1 अभाज्य संख्या नहीं है। ये कथन क्या है, सही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे संख्या 720 के अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर एक शब्द निकला है, यहाँ पर तुमने सुना है अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या का मतलब वो होता है कि जिसमें केवल और केवल स्वयं का ही भाग जाता है, अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो वो सभी संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17। जब आप पहाड़ा बोलेंगे तो किसी के पहाड़े में ये 17 भी नहीं आएगा स्वयं के अलावा। ठीक है, किसी के पहाड़े में 13 भी नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा। मतलब अगर हम 5 में 2 का भाग दें तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ये सारी अभाज्य संख्या है, और भी आगे बहुत सारी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब है इन्हीं अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, संख्या 720 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो संख्या 720 को लेते हैं और उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले लाइन खींचते हैं और ये 720 है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें 2 का ही भाग देना है। अगर वो भाग नहीं जाता है तब हम 3 का भाग देंगे, फिर वो नहीं जाता है तो हम 5 का भाग देंगे, फिर नहीं जाता है तो 7 का भाग देंगे। इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे और उसको समझाएंगे भी से। तो अभी यहाँ पर देखें कि 2 का भाग इसमें जा रहा है तो 2 का भाग देते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 360 बार। फिर 2 का भाग दिया 18, 180 बार। फिर 2 का भाग दिया 90 बार। फिर 2 का भाग दिया 45 बार। अब यहाँ पर देखें कि 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पे सम नहीं है, मतलब ये संख्या सम नहीं है, मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। मतलब 2 का भाग केवल सम संख्या में जाता है। ठीक है, अब संख्या 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या को आपस में जोड़ देते हैं, और अगर जोड़ 3 के पहाड़े में आती है तो मतलब इसमें 3 का भाग चला जाएगा। तो देखो 4 + 5 कितना होता है, 4 + 5 किया तो 9 होता है, और 9 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 45 में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग यहाँ पर देते 3 एकम 3, 15। फिर 3 का भाग जा रहा है 5 बार, और फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार। अब हम यहाँ पर देखें इसके गुणनखंड को यहाँ पर लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब जो हमारे गुणनखंड हुए हैं इसके जैसे इन चारों ऑप्शन में जो भी होगा वो हमारा आंसर है। तो देखें 2 है वो कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार। ठीक है, यहाँ पर तो 2 है ही नहीं, मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। 4 बार हमें 2 चाहिए, मतलब 1 2 3, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 4 है, इस 4 का मतलब भी क्या है, 2 × 2 है, तो 2 × 4 मतलब ये भी 3 बार ही 2 गुणा हो रहा है, यानी कि ये भी नहीं है। और इसको ध्यान से देखें तो देखें ये सेम टू सेम है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो बाकी के जो सवाल हैं हम अगले वीडियो में हल करने वाले हैं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत जल्द आपकी रीट का एग्ज़ाम होने वाला है।